हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा अपॉइंटमेंट्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे मुझे लोग टेक्स्ट कर रहे हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स का जो है वो क्या हिसाब किताब है, अपॉइंटमेंट कितने बजे निकल रही है। वो मैं पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका इन चीज़ों को भी, और मैं बहुत बार ये वीडियो डाल चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं जितनी हेल्प मैं कर पाऊँगा आप लोगों की उतना मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। मैं अभी फिर भी मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे दूँगा कि आप किस टाइप से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आपको अगर किसी टाइप से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा आपको। और अगर आपको लगता है कि आपका मैटर कुछ और है, या आपका जो क्वेरी है वो कोई और है, जो आप वीडियो में नहीं आप उसको फाइंड आउट कर सके कि मेरा क्वेश्चन ये है तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर पहले टेक्स्ट कीजिए, उसके बाद ही कॉल कीजिए। भाई बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं डायरेक्ट ही, और भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं उनकी मैं हेल्प भी कर देता हूँ भाई बाद में। यार बड़े क्या ही बताऊँ मैं, बस वो एजेंट ही हैं। बहुत सारे जो सब के सभी एजेंट भी ख़राब नहीं होते भाई, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैं हेल्प करता हूँ तो उसके बाद में वो फिर काम ख़राब ही करते हैं। तो कोई बात नहीं, चलो खैर गाइस, जो बुरे लोग हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं अभी अपॉइंटमेंट को लेके। अपॉइंटमेंट देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आप एक चीज़ कान खोल के और दिमाग खोल के ठूस लो कि भाई अपॉइंटमेंट ओपन होने का कोई भी टाइम नहीं है। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी, अपॉइंटमेंट ओपन होने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन हाँ आप काम कर सकते हैं। आप लेट नाइट चेक कर सकते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर आप चेक करते हैं तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर इस टाइप से प्रॉब्लम आती है कि वो लोग OFC बुक करते हैं, OFC बुक करने के बाद फिर वो काउंसलर पेज पे जाते हैं, उनको काउंसलर पेज पे नो स्लॉट अवेलेबल लिखा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हमेशा जब भी वो आईडी ऑन करते हैं उनको नो स्लॉट अवेलेबल, नो स्लॉट अवेलेबल। गाइस सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना ज़रूरी है कि आपकी आईडी है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया है, या फिर जिस जिस भी तरीके से आप अपॉइंटमेंट उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो तरीका सही है। आप हो सकता है कि आप उसको गलत तरीके से आप बैक बैक पे क्लिक कर रहे हैं, कभी आप रीलोड पे क्लिक कर रहे हैं, तो इस टाइप से भाई एरर आने का खतरा रहता है आईडी में, और कई बार आईडी रुक भी जाती है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि मैं देखो क्लियर बात करने वाला बंदा हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई अ, मतलब ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर करूँगा, देखो अपॉइंटमेंट वगैरह आपने उठानी है, ठीक है। आप किसी के पास जाते हैं, कोई एजेंट वगैरह है, वो आपकी आईडी ले लेंगे, उसके बाद भाई बोलेंगे कि आपको मैं अपॉइंटमेंट दे दूंगा। आप बोलेंगे कि मुझे अप्रैल की चाहिए, या मुझे मई की चाहिए, मुझे जून की चाहिए, अगस्त की चाहिए। तो भाई साहब वो आपको इतना श्योर होके बोलते हैं कि आप कहेंगे यार सही है, मस्त है यार। बोलेंगे हाँ यार मार्च की ले ले अपॉइंटमेंट, कोई इशू नहीं है, अप्रैल की ले ले अपॉइंटमेंट, कोई इशू नहीं है भाई। लेकिन किसी को नहीं पता है कि कौन सी डेट्स रिलीज होंगी, और ये किसी को भी नहीं पता होता, तो आप किसी के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट डेट सिर्फ उठ सकती हैं, क्रिएट नहीं हो सकती, ये भी आप ध्यान में डाल दीजिए। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस उसमें अपलोड कर रहे हैं, इंस्टा की रील पे कर रहे हैं, यूट्यूब की शॉर्ट पे डाल रहे हैं कि वो कैलेंडर दिखा रखा है अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर मार्च, अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर अप्रैल। अबे तुम्हारी सुने, क्या ही बोलूँ उन लोगों को यार, अप्रैल तुम कैसे रोक सकते हो अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट भाई बुक होती है पासपोर्ट नंबर पर, और जब आपने एक बार पासपोर्ट नंबर उसमें ऐड कर दिया और आपकी अपॉइंटमेंट होगी, यू कैन नॉट चेंज योर पासपोर्ट नंबर। आप पासपोर्ट नंबर चेंज नहीं कर सकते, उसका वो सब फ्रॉड है। अपॉइंटमेंट एक ही तरीके से उठती है, जिस तरीके से उठती है वो यही है, आपको मेहनत करनी होती है। आपको पहले OFC बुक करना होता है, उसके बाद आपको काउंसलर बुक करना होता है। अपॉइंटमेंट सिर्फ इसी तरीके से उठती है, और अब आपका सही टाइम पर सही जगह होना जरूरी है, तभी आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लगेगी, अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी ही नहीं। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करके रखे हुए हैं, और वो अपॉइंटमेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई। देखो अपॉइंटमेंट ओपन है 30, अपॉइंटमेंट बुक करने वाले हैं 30,000 से भी ज़्यादा। तो भाई आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि अपॉइंटमेंट्स का जो सिस्टम है सारा, उसमें
ऐसे ही बोल दिया पहले आइए पहले पाइए, वो भी। लेकिन ये है कि अब जो स्लॉट्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं, टाइम टाइम ये करते रहते हैं अपडेट स्लॉट्स को। लेकिन फ़र्ज़ ये बनता है कि आप अपनी आईडी पे जल्दी से जल्दी अपनी अपॉइंटमेंट उठाएं। तो आप कुछ लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट हम डाल देते हैं, हमारा जो इनटेक है हमारे पास आ रहा है, या फिर जो C1D वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग डेट आ रही है पास में। तो भाई देखो, अपॉइंटमेंट जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है, मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में मिलती है या फिर फ्यूनरल के केस में मिलती है। तो उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं कि हाँ आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो इसका इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है काउंसलर जो होते हैं उनके ऊपर, कि वो आपको वो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उनको अगर लगेगा कि हाँ आपका जो रीज़न है इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने का वो जेन्युइन है, तो डेफिनेटली वो आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दे देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या फिर आपका ज्वाइनिंग डेट आ रहा है और C1D वालों का या फिर F1 वालों का या J1 वालों का, उनकी डेट पास में आ रही है जिसमें उनको जाना है और ज्वाइन करना है, तो इन केसेस में भाई नहीं मिलती है। पहले मैं सबको बोल चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, मुझे पूछते हैं सर कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दिला दीजिए। तो भाई इमरजेंसी अपॉइंटमेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि या तो मेडिकल इमरजेंसी केस हो और या फिर फ्यूनरल वगैरह उधर हो, वो भी वो रिलेशन वगैरह देखते हैं कि आप आपका रिलेशन क्या है जहाँ पर आप जा रहे हैं, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसा भी नहीं है कि आप मेडिकल इमरजेंसी दिखा के आप सिर दर्द का वो बनवा के, वो देखते हैं भाई, सब अच्छे देखते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी इंडिया में जो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो बोलेंगे भाई अगर आप इंडिया से क्यों नहीं करा सकते इस टाइप से इलाज। तो इसमें जो कहने की बात है वो यही है कि इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें वो चेक करते हैं इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के केस में, कि आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन भाई उनका काम है वीज़ा के लिए आपको अपॉइंटमेंट देना, और वो भी सोचते हैं कि हाँ यार इसको ये जेन्युइन है तो इसको दे देना चाहिए, वो दे देते हैं भाई। वो मतलब ऐसा मत सोचिए कि US अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा या वीज़ा नहीं दे रहा। भाई इंडियंस को सबसे ज़्यादा USA ही, जो USA है वो इंडियन को सबसे ज़्यादा वीज़ा देता है भाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इंडियन लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा USA का वीज़ा ही मिलता है इंडियंस को। तो भाई ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, आप कोई भी उठा के देख लो कि सबसे ज़्यादा जो वीज़ा अप्रूव हुए होंगे वो USA के ही हुए होंगे इंडियंस के लिए। तो आप गलत फहमियों में पड़ना छोड़ दीजिए। और एक चीज़ और, अभी लोग सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भाई अप्लाई तो आप कर कीजिए। और आप, मुझे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सर इतनी सख्ताई हुई पड़ी है, ऐसा हुआ पड़ा है, वो हुआ पड़ा है, वो वहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। भाई वो जिनके पास वीज़ा है, जो सही तरीके से वहाँ जा रहे हैं, सही तरीके से रह रहे हैं और अपना जो उनके रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही वो चल रहे हैं, और जो भी आपकी वीज़ा आपने ली है उसकी टर्म कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं, भाई उनको तो वो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके पास US का वीज़ा है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जो लोग 2 नंबर में जाते हैं। भाई मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि 2 नंबर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मत जाइए मत जाइए। बुरे काम का बुरा नतीजा वो आपने सुना ही होगा। अभी आप देख रहे हैं कि लोगों के बेचारों के बहुत पैसे डूब गए हैं। लेकिन वही बात है ना कि अब जिन्होंने पैसे लेने थे वो तो पैसे ले लेके खा गए हैं, लेकिन अभी बेचारे बहुत सारे जो लोग हैं वो, कोई 50 लाख के नीचे आ गया, 60 लाख के नीचे आ गया, कितना कर्जा चढ़ गया उन लोगों के ऊपर। तो गाइज आप ऐसा काम मत कीजिए कि आप भी मुसीबत में पड़ जाए, आपकी फैमिली भी मुसीबत में पड़ जाए। तो इसलिए आप आराम से इंटरव्यू दीजिए, और 1 बार 2 बार 3 बार नेचुरली बात है आपको हिसाब हो जाएगा, आपका वीज़ा निकल जाएगा। अगर DS-160 भरने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं, आपकी कोई क्वारी हो मुझे व्हाट्सएप पे आप डालिए, मैं बता दूंगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ मतलब आप प्रॉपर ही तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि किस टाइप से आपको DS-160 फिल करना है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन भाई गलत
कामों से बच के रहो, गलत तरीके मत आजमाओ। मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा है कि आप गलत तरीके से जाइए, गलत तरीके का गलत नतीजा ही होता है। और जैसा कि सबको पता है कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और मैं कोई पैसों के लिए ये काम नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आपके पास टाइम नहीं है, तो वो देखो हर चीज़ कुछ ना कुछ वैल्यू करता है। तो आप आगे समझदार हैं कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपसे, वो यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप 2 नंबर में मत जाइए। आप अपना 1 नंबर से अपने फॉर्म को फिल कीजिए, इंटरव्यू बुक कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, 2 से 3 मिनट का। उसमें अगर उनको आपकी बात समझ आ गई, आपका पर्पस समझ आ गया वहाँ पर जाने का, तो भाई वो लोग तो वीज़ा देने के लिए ही बैठे हुए हैं, वो ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। अगर उनको वीज़ा ही नहीं देना होगा तो फिर वो यहाँ से उठ के ही चले जाएंगे। जब उन्होंने काउंसलर्स को यहाँ बैठाया हुआ है तो वीज़ा देने के लिए बैठाया हुआ है। वो लोग वीज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं, वीज़ा लेना आपका काम है, उनको कन्विंस करना आपका काम है। आपका जो DS 160 है उसके अकॉर्डिंग ये आपने आंसर करने हैं। और अगर मैं इसी टॉपिक पे बात करता रहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अपॉइंटमेंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि अर्ली मॉर्निंग चेक कीजिए और लेट नाइट चेक कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप मेरे को बता सकते हैं। और अगर कोई एरर अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं। थैंक यू।